खुश आमदेद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं अब डॉक्टर सदाकत, सीईओ हैं आप विलिंग वेज के, जहां पर ट्रीट किया जाता है उन पेशेंट्स को जो कि एडिक्शन आदी हैं मंशियात के या किसी भी ऐसी मुज़र सेहत चीज़ के इस्तेमाल के या फिर जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर मसाइल का शिकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने बातचीत शुरू की थी, ज़रा एक दफ़ा शॉर्ट रिकैप कर दीजिएगा, क्या बला होती है ये और क्यों? ये एक बहुत ही मशहूर साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें मूड मिजाज में बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, मूड स्विंग्स आती हैं, टेंशन होती है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और फिर बाज़ औक़ात ख़यालात में भी बहुत ख़राबी पैदा हो जाती है। यानी मरीज़ ऐसी बातें करने लगता है जो करीने के आस नहीं होती, बिल्कुल मुख्तलिफ, शक में पड़ जाता है, लगता है कि लोग मेरे पीछे हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त जहानत के हामिल लोगों को ये बीमारी होती है, किसी बेवकूफ़ को नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े वहमी होते हैं, मेरा ख्याल है उनके अंदर ये मामला ज़्यादा कुछ होते हैं। मुआशरे में तो ये 5% लोगों को तकरीबन होती है, थोड़ी या ज़्यादा बीमारी, लेकिन ज़हीन लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, जो कारनामे कर रहे होते हैं उनमें, क्रिएटिव लोगों में ये बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। जैसे अदाकार या डायरेक्टर जो जिनके तसव्वुर में से चीज़ें उभरती हैं, शायरों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट में ये बीमारी काफ़ी हद से ज़्यादा है। तो सियासतदानों में, जिस बंदे को भी आप सिग्निफिकेंट पर्सन कह सकते हैं या नुमाया शख्स कह सकते हैं, उसमें इस बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बेहतरीन दिमाग होते हैं उनको बेहतरीन हिफाजत चाहिए होती है। वैसे ही दिमाग को बड़ी हिफाजत चाहिए, नफ्सियात को हिफाजत चाहिए हमारी। तो जब ये बड़ा आला दर्जे की जहानत होती है तो फिर इसको बहुत ही नाजुक किस्म की हिफाजत चाहिए। अच्छा, तो वो नाजुक हिफाजत कैसे करें? अब एक बंदा है, उसको मसला है, वो मानता भी नहीं है कि मुझे इस तरह मूड स्विंग्स हो जाते हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं किसी साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाऊँ, घर वाले बेचारे क्या करें जो उसका शिकार हो रहे हैं? ये तो बहुत बाद की स्टेज है जिसमें साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। पहले तो जो भी ज़हीन शख्स है या अगर आपका बच्चा या घर का कोई फर्द बहुत ज़हीन है तो आपको देखना चाहिए कि वो अपनी नींद पूरी कर रहा है कि नहीं। सही। सबसे बड़ा पहला जो मरहला होता है रात को देर तक जागना, ये एक ऐसा ख़तरनाक काम है जो लोग अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, रात को देर से सोना, सुबह फिर जल्दी बाज़-औक़ात उठना पड़ता है स्कूल कॉलेज जाने के लिए या काम पे जाने के लिए। फिर खुराक में ऐसी चीज़ें जैसे कि चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जिससे काम करने की तहरीक और ज़्यादा होती है, चॉकलेट का इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें, फिर मीठी चीज़ें जो रिफाइंड शुगर्स होती हैं, ये इंसान को एक एनर्जी किक देती हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम करने की तरफ माइल होता है। फिर कॉम्पिटिटिव दुनिया के लोग बच्चों को कह रहे होते हैं कि अगरचे तुम अव्वल आए हो लेकिन पहले तुम्हारे नंबर 98% थे, अब 96% क्यों आए हैं? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अव्वल दोम सोम आने से एक अच्छी कारकर्दगी से फ़र्क पड़ता है जो आपकी कल की कारकर्दगी के मुकाबले में कुछ बेहतर हो। दूसरे इंसानों से ये मुकाबलेबाजी और दूसरों से आगे बढ़ने का शौक़, अपने कद को बहुत नुमाया करने का शौक़, ये सारे जो ऊंची एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले काम है, इससे स्ट्रेस पैदा होती है। और ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये बुनियादी तौर पर स्ट्रेस ड्रिवन बीमारी है, यानी स्ट्रेस से चलती है। तो यानी जिन लोगों में भी स्ट्रेस होगा, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। हो सकता है कि वो आपने कोई बहुत आला क्वालिटी का ब्रेन ना माने, वो बहुत कारनामे ना कर रही हो, लेकिन वो बाज़-औक़ात बिहाइंड द सीन रह के मैनेज करना चीज़ों में इतना बड़ा कारनामा। देखिए, जो जिस स्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं ना, जो ख़वातीन के हवाले से, ये जो दूसरे स्ट्रेस देते हैं ये हम उनकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है। ये वो स्ट्रेस है जो बुनियादी तौर पर जो हमें ही कोई कुदरती तकलीफ होती है कि हमने कुछ करके छोड़ना है, हमने ये कर देना है, चाहे कुछ हो, बैग बारो और स्टील, हमने ये करके, ये जो हमारे अंदर से हमें ड्राइव करती है चीज़, जिसकी वजह से हम बहुत ज़रूरी काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हम सैर करना छोड़ देते हैं, तफरी करना छोड़ देते हैं, दोस्तों से हंसना खेलना। जो आजकल बड़ा आराम से कहते हैं हम तो वर्कहॉलिक हैं, वी लव टू वर्क। नहीं, ये वर्कहॉलिज़म तो ये तो रास्ता है, यानी अगर जेनेटिक्स भी पीछे ऐसी हो जिसमें अंदर एक मौरूसी सलाहियत हो बाइपोलर डिसऑर्डर की और फिर कोई वर्कहॉलिक बने और उस पर फ़ख्र करना, यानी फ़लाँ बंदा जी 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता है, तो आप देखिए तारीख़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह काम करते थे, उन्होंने कभी लंबी उम्र नहीं पाई। लंबी उम्र पाने वाले वो लोग होते हैं जो ज़्यादा सोते हैं, जो आराम करते हैं। ठीक है। और
जो आराम करते हैं और जो आराम करने देते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेस जो है इसको कैसे कम किया जाएगा? जो आप कह रहे हैं अगर अंदर से इस तरह की ड्राइव है, एक आदमी है उसको नहीं बैठा जाता, उसका दिल चाहता है, उसका जहन भटकता है, या जो भी उसके साथ मामलात हैं, तो वो कैसे स्ट्रेस उसका कम होगा? सबसे पहले तो आगाही है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर लोग कहते हैं कि वो ज़हीन है तो फिर उनको अपनी जहानत की, अपने दिमाग की कुछ हिफाजत करने की ज़रूरत होगी। और आजकल तो सबसे बड़ा ख़तरा जो है तंबाकू नोशी से और शराब नोशी से, जो कि एक एलीट क्लास में फ़ैशन की तरह फैली हुई है। और नोशी से, क्योंकि दोनों में नोशी कॉमन है। पाकिस्तान से जो लोग मैंने देखा है कि बहुत लायक होते हैं और फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका मुतल्लक मेरा मुशाहिदा है कि वो वहाँ आला तालीम के साथ साथ वहाँ से ये बुरी आदतें भी सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। और जब वापस आते हैं तो वो अगरचे बहुत लायक फ़ायक हो के आते हैं, लेकिन साथ शराब नोशी या तंबाकू नोशी और इस तरह की जो आते हैं वो सीख के आते हैं। उनका जो एक लाइफस्टाइल बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, इससे राह हमवार होती है। अगर हम हिफाजत करते रहें अपने दिमाग की और जहन की, कैसे हिफाजत होगी? आप जिसे हिफाजत कह रहे हैं वो क्या है, क्या बहुत करेंगे? आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। हिफाजत के लिए ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि नींद को पूरा करना और रात को जल्दी सोना। ठीक है। और नींद अगर एक दिन कम हो तो उसको फिर अगले दिन पूरा करना, यानी आवर्स को गिन के पूरा करना। हर शख्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि उसे कम अज़ कम जो है 7, 8 और 9 घंटे के दरमियान नींद की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे 8 घंटे मिनिमम नींद चाहिए और 9 घंटे से मेरी तसल्ली होती है और 10 घंटे में टोटली सोने के बाद फ्रेश होता हूँ। अब ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन कुछ लोगों में होती है कि वो ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सो नहीं सकते, तो फिर उनको आराम करने की पॉलिसी पे जाना चाहिए कि अगर वो बाकायदा नहीं सो सकते तो दिन में वो 2 दफ़ा कम अज़ कम 1-1 घंटे के लिए अगर आराम सिर्फ कर लें तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फिर ये जो टेलीविज़न और कंप्यूटर का एक्सपोजर है, ये बजाते खुद स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, तो दिन में कभी भी घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेस देती है। मैं आपको बताऊँ, सही एक्सरसाइज स्ट्रेस ख़त्म करती है, लेकिन अगर एक्सरसाइज को बढ़ा के किया जाए तो वो उससे बड़ी स्ट्रेस होती है। घंटों के हिसाब से स्ट्रेस जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल गलत है। वो एथलीट्स को भी मैं समझता हूँ कि बाद में नुकसान दे सकती है, लेकिन आम आदमी जो इसलिए वर्जिश करते हैं कि उनका काम टेबल कुर्सी पे बैठ के करने वाला है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी जिम में जो टोटल टाइम वो गुजारते हैं वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर, और वो भी हफ्ते में 5 दिन, 7 के 7 दिन करना ज़रूरी नहीं है। और एक्सरसाइज में तब्दीली भी लाना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन आप योगा करें, 1-2 दिन आप जो है वेट ट्रेनिंग करें। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा काम अपने तमाम मसल्स को सौंपते हैं, एक ही मसल्स के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, खुराक में भी कोई एहतियातें होंगी, कुछ उसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी आदमी को खुद को रिलैक्स और काम डाउन रखने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो 3 वाइट पॉइजन्स हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि शुगर, जो चीनी है, इसका इस्तेमाल न होने के बराबर होना चाहिए। मेरे ख्याल में 1 चमची से ज़्यादा किसी सूरत में भी चीनी हमारे जिस्म में हर रोज़ नहीं जानी चाहिए। फिर मैदे वाली चीज़ें जो हैं बिल्कुल ममनू हैं, उनके वजह से जिस्म में बड़ी तेज़ी आती है, खून में शुगर तेज़ी से बढ़ती है। और जो तीसरी चीज़ है वो नमक का इस्तेमाल जो है वो इस तरह चीज़ों के ऊपर नमक छिड़क कर कभी भी नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, ये उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिव हैं, पहले ही ज़्यादा काम करते हैं। ये तो सुस्त लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो चाय कॉफ़ी पिए। जो काम नहीं करते तो वो चाय कॉफ़ी पिए। जो पहले ही काम बहुत कर रहे हैं तो वो धड़ाधड़ चाय कॉफ़ी से अपने आप को जगाना, रात को देर से सोना, सुबह उठना, सुस्ती होना, तो चाय कॉफ़ी पी के चुस्त अपने आप को बनाना। सुबह अपने आप को चुस्त बनाने का एक बेहतरीन नुस्खा, पानी के 2 गिलास आप पी लें, थोड़ी देर के बाद आप चुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हो? बस ठीक ठाक। मैंने पहले भी आपको डॉक्टर सलाकत को ज्वाइन किया था, तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपके हस्बैंड के बारे में वो आप पहले आप पता करो कि वो सच्ची हैं कि झूठी हैं। तो अब वो जो क्या पता करो हस्बैंड के बारे में? जो लोग बातें करते हैं ना दूसरी शादी की, हाँ, वो पता करो कि सच्ची हैं कि झूठी हैं। सही। तो वो अब जो मेरी आज 3-4 दिन हो गए हैं, मेरा वो बाहर होते हैं। सही। तो वो उनका मुझसे कोई राब्ता नहीं, तो वो मेरी सास को ही फोन करते हैं। तो वो अब उन्होंने संडे का रखा हुआ है कि तलाक दे देनी है, बच्चियां भी ले जाओ। तो बस अल्लाह अल्लाह है। बच्चियां आप ले जाएं और वो आपको डिवोर्स दे देंगे? अच्छा, इस नौबत तक बात क्यों आई? मतलब ये कितने अरसे में आई, कितना टाइम लगा है? 3-4 माह हुए हैं। वो
मेरी जो बड़ी जिठानी है ना, उसकी भांजी है, तो वो कहते थे उससे शादी करनी है। वो घर वाले कहते थे, वो पहले नहीं था मानता। अच्छा। तो अब सब कहते हैं कि वो करनी है, तो ये पहले हफ्ते को निकाह करना है, तो फिर कहते हैं कि निकाह पाकिस्तान आगे करना, तो इस तरह बेइज्जती होती है, तो इसको पहले फारिग करो। तो वो अब कह रहे हैं कि संडे को ये फाइनल कर देना है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करूँ। आप उनसे राब्ता करने की कोशिश करें या ना करें, और आप क्या करें इस सारी सूरत हाल में? देखिए, ऐसे जो मसाइल, खानगी मसाइल या अज़दवाजी मसाइल होते हैं, जब तक इनको हम अपना मसला नहीं समझते, हम ज़्यादातर इसको खामद का मसला समझते रहते हैं, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आने वाली इतवार को अगर अलहदगी हो रही है तो अब उस बारे में तो कोई बहुत ही ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं जो मिल के इस मुसीबत को टाल सकते हैं। लेकिन मैं ख़वातीन को एक बात कहना चाहूँगा कि जब खामद की किसी बुरी आदत की वजह से बीवी को मसला पैदा हो रहा होता है, तो वो खामद का मसला नहीं होता, बीवी का मसला होता है। क्योंकि खामद की जो भी बुरी आदत होती है वो तो उसको एंजॉय कर रहा होता है, वो उसका कोई मसला नहीं होता। मसला बीवी का होता है। सबसे पहले बीवी को समझना चाहिए कि ये मेरा मसला है, ये खामखा मेरे सर पे नहीं पड़ा, बल्कि चूंकि मेरा ये रिश्ता है खामद के साथ, तो ये मसला भी मेरा है। जब मसले को आप ओन कर लेंगे पूरी तरह से, ये तो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि गिले शिकवे के बगैर अपने मसले को कबूल करना, और यहाँ से वो एक्शन शुरू होता है कि आप अपना मसला हल करेंगे। जब तक किसी हम मसले को गिले शिकवे और रंज के बगैर दिल से नहीं लगा लेते कि ये मेरा मसला है, मैंने इसको हल करना है, और अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं लाते, तो फिर आप उस वक्त तक कुछ कर नहीं सकते। जब आप एक दफ़ा मसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर मसला हल करने के लिए आप अपने ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मसला पता है क्या है? हमें रिलेशनशिप बनाने भी नहीं आते, हमें रिलेशनशिप रखने भी नहीं आते, हमें रिलेशनशिप निभाने भी नहीं आते, और संवारने भी नहीं आते। देखिए, इसमें फिर जब मैंने देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं और हम उनको कहते हैं कि आइए आपकी काउंसलिंग शुरू करते हैं, तो कहते मसला तो मेरे खामद का है। तो मैंने कहा अच्छा, खामद तो नहीं आया, मसला तो उसका होगा जो आया। सही। अगर खामद का मसला होता तो वो आता। ठीक, जिसको दर्द है वही बोलेगा। ठीक है, अगर आप पहले खुद आए और अपने ऊपर काम करें। अब ये क्या करें बेचारी? अब ये जो सूरत हाल है कि जी, अब और देखें ऑपरेट कैसे हो रहा है। वो बीवी से बात नहीं कर रहा, वो अपनी सास, अपनी अम्मा से, वालदा से राब्ते में। और आई एम सॉरी टू से, हमारे यहाँ लड़के के वालिदैन बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात बहुत डर्टी गेम प्ले करते हैं, और ख़ानदान की जो टूट फूट है उसमें मेजर रोल जो है वो ससुराल का होता है। देखिए, ज़्यादातर जो है शादी जो होती है लड़के और लड़की के दरमियान इतना मसला नहीं होता जितना कि लड़की और उसके ससुराल वालों के दरमियान होता है। और ससुराल वाले अगरचे खुद भी बेटियों वाले होते हैं, लेकिन बहुत एरोगेंट बने होते हैं। मैंने ऐसे लोग देखा है जो मसल्ले पे भी बैठते हैं लेकिन खुदा को नहीं पहचानते, वो अपनी बहुओं के साथ इंतहाई बुरा सलूक करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक बुरी बात है, लेकिन इसमें असल कसूर जो है वो लड़की के वालिदैन का होता है। अच्छा? कि जब वो शादी करते हैं तो वो लड़की के हकूक़ के बारे में कुछ बुनियादी से सवाल नहीं करते। हम एक लॉन का सूट खरीदने के लिए दुकानदार को कहते हैं कि 10 थान खोल के दिखाओ, इसका रंग कच्चा है कि पक्का है, ये कंपनी क्या है। लेकिन किसी लड़के से शादी करते हुए जो पहला रिश्ता आता है, हम उसे अच्छा समझ के वहीं लड़की को ब्याह देते हैं। जब तक लड़की के 8-10 प्रपोजल एक वक्त में न हो, तब तक उसकी शादी का इरादा आपके इस फार्मूले पे रहे तो किसी की भी शादी नहीं होगी। 8-10 प्रपोजल शुरू में शायद ना हो, लेकिन फिर लड़कियों को समझ आ जाएगी कि उनके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए कि उनके 8-10 रिश्ते आए। अच्छा, ये जब तक किसी लड़की में खूबियां नहीं होती, सही। खूबियों से मुराद मेरी खूबसूरती की बात नहीं है। खूबसूरती होती है तो वो तो रिश्ता एक आध जो उसकी वजह से आता है तो हम कर देते हैं। जब तक बहुत सारी खूबियां ना हो बतौर इंसान के एक लड़की में, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को ना समझती हो, जब तक अपने जज्बात और मूड और मिजाज पे वो काबू ना रख सकती हो, जब तक कि वो ताल्लुकात के फ़न में माहिर ना हो। देखिए, अपने माँ बाप से ताल्लुकात रखना बाज़ औक़ात नौजवानों के लिए मुश्किल होता है, तो अपने ससुराल वालों यानी खामद के माँ बाप के साथ ताल्लुकात रखना तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को अपनी बड़ी कीमती पोजेशन समझती है। और जो लड़की आती है तो अनकॉन्शियसली माँ को अच्छा नहीं लगता, कॉन्शियसली उसको समझ नहीं आता, लेकिन अनकॉन्शियसली उसको बुरा लगता है कि ये कौन औरत है जो मेरे बेटे की तवज्जो खा रही है। ये एक और मेल भी है मेरे पास, उससे पहले कॉलर भी उन्हें शामिल करेंगे और ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक।
जी। मेरा फर्स्ट टाइम आज कॉल लगी है। मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ आपका प्रोग्राम जो अच्छा, है। चलिए बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, इनका मैंने नंबर नोट किया था, लेकिन इतने हाई चार्जेस हैं कि आम बंदा इनसे मशवरा भी नहीं ले सकता वहाँ जाकर। जाहिर है वो एक ऐसा वेंचर है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो उनका एक अपना प्राइवेट बिजनेस है, उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता, वो मर्जी है उनके, उसके मालिक हैं। जी यहाँ पर लेकिन वो आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज सारे नुस्खे और सारे फॉर्मूले और मशवरे जो दे रहे हैं। बताइए क्या पूछना है? बिल्कुल, मैंने ये कहना था कि मेरा एक ही बेटा है, अभी माशाल्लाह उसकी 8 साल तकरीबन उम्र है, 8 साढ़े 8 साल। सही। शादी के काफी अरसे बाद हुआ। अब उसमें ये कि मेरे घर का माहौल जो है ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि वालिद जो हैं वो उसको गलत और सही दोनों में बहुत ज्यादा टेम्पर रखते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उसके साथ मिलके गलत बयानी करना कि माँ शायद ज्यादा सख्ती करती है। और बेटा जो है अब उसका ये चेंज आना शुरू हो गया। पहले मुझे कुछ डरता था, अब वो आगे से शाउट करना, फिर चिढ़ाना बैठ के, और यानी इस किस्म की हरकतें हैं कि मैं 2 दफा घर भी छोड़ चुकी हूँ क्योंकि वालिद जो है वो बीच में आ जाते हैं और हमारी आपस में बेतहाशा शुरू हो जाती है। बात वो सही अंडरस्टैंड नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे उसकी साइड से प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, हालांकि वो बात उनको भी पता है कि गलत है। सही है। नहीं, आप बच्चे के जो ग्रेड है उनमें भी ग्रेजुअली फर्क पड़ता जा रहा है। पहले वो A+ में आ रहा था, अब उसका नंबर 1। आपकी और आपके मियाँ की आपस में कितनी बनती है? बच्चे को छोड़ दें, वैसे आपस में कितनी बनती है? अभी तक तो ये नहीं मुकम्मल जिसको कहते हैं ना, मैं उनके साथ चल रही हूँ। नहीं है, चलना वलना छोड़ देना। बनती है कि नहीं बनती? बंदे को पता होता है अपने रिलेशनशिप का, यार मेरी इस बंदे के साथ बनती है बस, और नहीं बनती। वो बनती है या नहीं बनती? आप कह लेंगे, आपको पता है कि कंप्रोमाइज करना। लड़ाई कितनी होती है बेटे के सामने आप दोनों की? बेटे की वजह से हर वक्त तकरीबन हमारी नोक-झोंक रहती है। बेटा तो बहाना मिल गया ना दोनों को कि उस फ्रंट के ऊपर रख लें। अगर आपस में जो लोग ठीक हो ना, उनके दरमियान में कोई नहीं आता। इशू बेटे का रहता है, बेटे का रहता है। उसको कुछ कह रही हूँ, चलो आगे से टोक देते हैं। चलें आप साथ रहें, हम आपकी इस बात को, डॉक्टर सदाकत ने पूरी आपकी बात बड़े गौर से सुनी और इसको हम डिस्कस करें एक ब्रेक के बाद। खुश आमदीद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। हम बात कर रहे हैं वैसे तो आज बाइपोलर डिसऑर्डर पे, लेकिन आपके बहुत सारे मैसेजेस, मेल और जो भी आप लाइव कॉल पे हमसे पूछ रहे हैं उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब पहले हमारी कॉलर से उन्होंने इन शॉर्ट ये पूछा था कि मैं अब अपने हस्बैंड से रब्ता करूँ, कुछ पूछूँ, कुछ उनसे बात करने की कोशिश करूँ, कि क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखिए वो खुद नहीं कर सकती। देखिए मियाँ बीवी के दरमियान जब भी कोई मसला होगा तो वो सुलझाएगा जो मियाँ बीवी पे असर डाल सकता है। सही। बच्चे अपने माँ बाप पे असर नहीं डाल सकते, तो इसलिए बच्चों को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। सही। मियाँ बीवी पे जो भी असर और रसूख रखता है वो बीच में आएगा, यानी ख़ानदान के कोई बुजुर्ग, नहीं तो बाहर से कोई दानिश्वर, कोई ऐसा शख्स जो इन्फ्लुएंशियल हो, जैसे कि खामद का बॉस या बीवी का अगर कोई रिश्तेदार जो कि समझदार हो, जिसका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड शादियां बनाने का हो। सही। कई लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इससे उलट होता है। जो अपने बच्चे के हवाले से, लड़के के हवाले से बात कर रहे थे, सबसे पहले बात तो यह है कि मियाँ बीवी को अपने रिलेशनशिप ठीक बनाने चाहिए। ठीक होते कभी नहीं, इसमें गिल्ट में ना जाए, किसी मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक नहीं होते। हमारी सोसाइटी में या किसी सोसाइटी में, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में जहाँ बहुत बड़ी एजुकेशन मिलती हैं, डिवोर्स रेट 60% जा रहा है, तो वो अच्छे ताल्लुकात की वजह से तो डेफिनेटली नहीं इतना रेट। और बाकी जो शादियां चलती रहती हैं उसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो ठीक है। सो शादी अच्छी बनाई जाती है, यानी इसकी हिफाजत की जाती है। जब शादी होती है तो नॉर्मल ये चीज़ है कि विद इन 3 to 6 months वो शादी जो है बहुत कड़वी हो जाएगी, कसैली हो जाएगी, वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इससे पहले अगर आप अपनी चीज़ को किसी स्लैब पे रख दें किचन की, और आप सोचें कि ये कुछ दिनों में और अच्छा हो जाएगा, तो फिर ये गलत फहमी है। आपको पहले उसे ख़राब होने से पहले रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए। लेकिन इंसान के पास तो ये भी एडवांटेज है कि अगर उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाए तो वो उसे ठीक कर सकता है। जैसे मैं इन मियाँ बीवी को मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो ये YouTube पे जो हमारे तकरीबन अब 50 प्रोग्राम जो ATV से मैंने किए हैं मॉर्निंग विद फराह में, तो अगर ये प्रोग्राम तरतीब से देखना शुरू कर दें जैसे शुरू से हुए हैं, तो इन्हें शायद कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये आती हैं किसी अदारे में
या किसी जगह, तो डिपेंड करता है कि वो वहाँ काम किस क्वालिटी का होता है। जैसे विलिंग वेज में जो काम होता है वो चूंकि बहुत ऊंचे दर्जे की क्वालिटी का होता है तो वो सस्ता नहीं हो सकता। सस्ता होगा तो वहाँ रश लग जाएगा, रश होगा तो हम अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो हम टेलीविजन पे करते हैं बातचीत, फिर हमारी हेल्पलाइन है, हमारी वेबसाइट है और हमारी फ्री फैमिली काउंसलिंग है जिसमें आप आके तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये बताएं, ये आपस में रिलेशनशिप बेहतर करें, बच्चा एक्सप्लॉइट कर रहा है अब इन दोनों को, और इन दोनों को समझ नहीं आएगी, एक वक्त पे वो आएगा जब उसे पता चल जाएगा अम्मा के साथ कैसे प्ले करना और अब्बा के साथ कैसे प्ले करना, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की खार में बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर तो ये 100 साल पहले होते इस दुनिया में तो बहुत आसान होता, क्योंकि उस वक्त वालिदैन को पता होता है कि हमारे बच्चे की दुनिया क्या है। सही। आज के दौर में हमारी दुनिया और हमारे बच्चे की दुनिया में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि दुनिया हर 5 साल बाद, हर 10 साल के बाद दुनिया बहुत बदल जाती है। 100 साल पहले, 200 साल पहले दादा और बाप में और पोते में कोई ज्यादा कल्चर का या दुनिया का फर्क नहीं होता, पता होता था क्या कर रहा है, आज गया है, हमारे ख्याल में जो दुनिया है, हम लोग जो कि पहले कुछ 50 साल 40 साल पहले की ज़िंदगी गुजार चुके हैं अपनी टीनेज में, तो हम समझते हैं कि दुनिया आजकल भी वैसी होगी या थोड़ा फ़र्क होगा। लेकिन ये थोड़ा फ़र्क नहीं। अगर हम अपने बच्चे की दुनिया को समझना चाहते हैं तो बच्चे से पहले हमें बातचीत करनी होगी ऐसे टॉपिक्स पे जो उसकी दिलचस्पी के टॉपिक्स हो। लेकिन ट्रेनिंग के बगैर, असर्टिवनेस के बगैर गुजारा नहीं। अक्सर लोग मुझे कॉल भी करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो पूछते हैं अच्छा जल्दी से ये कोई टिप बता दें। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा मैं आपका नंबर अपने किसी साइकोलॉजिस्ट को देता हूँ, वो आपसे तफसील से बात करेंगे। कहते नहीं, तफसील से बात नहीं कर सकते, हम अपने घर वालों के सामने बात नहीं कर सकते, तो अभी अभी कुछ फ़ौरन उसका बता दें, बस आप ब्रूफिन खा लें और लेट जाएं। मैं बताऊँ कि सऊदी अरेबिया से, मिडल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ से कॉलें आती हैं पाकिस्तानियों की। हमारे ज़हन में एक है ना कि हमें बस फौरन हल। और उसमें सबसे पहला मैं मशवरा ये देता हूँ कि ये जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं पिछले कोई 8-9 माह में, ये आपस में एक खातून को भी यही मशवरा आप देंगे कि वो गैर ज़रूरी तौर पे शौहर से उलझने के बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करें कि बच्चा क्या चाह रहा है और वो क्या करना चाह रहा है, और फिर उसके मुताबिक पोलाइटली उसको हैंडल करें, और बच्चे को कुछ कहने के बजाय शौहर से बात करें पहले, कि दोनों की तो एक स्ट्रेटजी हो ना। वही बात मैं कहूँगा कि ये समझे कि बच्चे का मसला नहीं है, मसला माँ बाप का है। यानी जब माँ बाप को दुख होता है अपने बच्चे की किसी हरकत पे, तो वो बच्चे का मसला नहीं, माँ बाप का मसला होता है। और माँ बाप को उस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले अपने दिल को ठंडा करना चाहिए, क्योंकि जब हम तपे होते हैं और एक नज़र पड़ते ही बच्चे पे हम तनकीद शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए पहले से कोई तयशुदा वक्त होना चाहिए जब आप बच्चे से बात करें। खुसूसन जब बच्चा बाहर से आता है रात को देर से, तो बात आप सुबह नाश्ते के बाद करते हैं या किसी ऐसे मौके पे करते हैं कि जब वो भी रिलैक्स हो और आप भी रिलैक्स हो। और फिर यह है कि गुफ्तगू में देख लें कि जितनी देर में आपकी बॉडी लैंग्वेज टेंस हो रही है या आप गुस्से में आ रहे हैं, तो उतनी देर में आप गुफ्तगू को ख़त्म कर दें। वो आखिरी दिन ज़िंदगी का नहीं है, फिर अगले दिन आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये एक मेरे पास ईमेल है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगी इनका क्योंकि कोई और मसला ना हो उनके लिए। ये कह रही है मैंने मास्टर किया बॉटनी में, नई मेरी शादी हुई है, लेकिन मियाँ मेरे साथ नहीं रहते, शहर से बाहर रहते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि मुझे खुश रखें। उन्होंने मुझे कहा था 1 साल तक आप मेरी फैमिली के साथ रहें, 3 माह रह गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो अपना फ़ैसला बदल रहे हैं और मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मेरा अकेला उनके साथ रहना मियाँ के बगैर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो गया। और अगेन वही ट्रिक्स, ससुराल ट्रिक्स, कि जब वो आते भी हैं वीकेंड पे तो उनके लिए काम का इतना लंबा पलंदा बनाया होता है कि उनके पास मेरे लिए बिल्कुल कोई वक्त नहीं होता। और अगेन ख़वातीन की एक टिपिकल लाइन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो जाए, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, ये सारी बातें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि माँ और सास ससुर में एक फ़र्क होता है। माँ बाप जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में जो कमी कमज़ोरी रह गई होती है, डिप्राइवेशंस होती हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वो चीज़ लाजमी मिले। जो खिलौने उन्होंने कभी नहीं खेले होते, वो अपने बच्चों को वो खिलौने ला के देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सास ससुर का एक रिश्ता इस तरह का है, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता ये बात कह के, लेकिन सास ससुर का रिश्ता ऐसा है कि अगर उनको पीछे अपनी सास को तकलीफ़ पहुंची थी तो वो अनकॉन्शियसली उसे जमा करके रखती है, और अगरचे वो कहती है कि मैं एक अच्छी सास बन के दिखाऊंगी, लेकिन आखिरकार वो ये कहती है कि मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि अपनी बेटी
और बहू में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। बेटी से बहू बढ़ के होती है, क्योंकि वो उसके साथ आपने बाकायदा मुआहदा किया होता है। ये डॉटर इन लॉ है जो एक मुआहदे के तहत आपकी बेटी बनी है, जबकि अपनी बेटी से आपने कोई मुआहदा नहीं किया होता, कोई शराइत तय नहीं होती। और लड़की के वालिदैन को भी चाहिए कि जब शादी करते हैं तो उस वक्त जो है कुछ ना कुछ बातचीत खुल के कर ली जाए कि लड़की के हकूक क्या होंगे, क्योंकि हमारे दिमागों में कहानियां हैं, बहुत पुरानी कहानियां हैं। मतलब खामद समझता है कि मैं मालिक हूँ, मुझे कोई परवाह की बात नहीं है, मुझे अगर लड़की सूट करेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और शादी के अगले ही महीने ये लड़का कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी सारी बातें नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यानी ये क्विक फिक्स है, ये ऐसे ही है जैसे कोई बॉस अपने मुलाजिम को कहे कि अगर तुम काम ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। हाँ। तो ये जो पाँव की जूती समझने वाला मामला ये अभी चल रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ यह है कि पहले जाहिल लोग ऐसी बातें किया करते थे, अब बहुत पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड अभी करें क्या, यूरोप और अमेरिका के चक्कर लगा के जो आए होते हैं। ये जो फैमिली है मुझे बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, लेकिन लड़के के दिमाग में ये कहानी है कि वो कर सकता है और उसके पास जवाजात है, जवाज देने वाले फैमिली मेंबर है। इंसान को कोई बुरा काम करने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक उसके जहन में कहानी हो कि वो ये कर सकता है, दूसरा दाएं बाएं लोग जो कहे कि हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल कर सकते हो। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सियासत चलती है, जो एक ज़िंदगी ख़राब करने के लिए कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, रातों को देर देर तक बैठ के लड़की को अपने खामद से दूर रखना और उसके बाद रातों को देर देर तक उसको लड़की को सताने के मैंने लिए ऐसी माएँ भी देखी हैं, मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं जो देखती हैं तो तबीयत ख़राब कर लेती हैं अपनी, हमारी तो तबीयत ख़राब होगी, अब हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। एंड मैं शॉक्ड होती हूँ ऐसे लोगों को देखे, मैंने अपनी क्लोज ऑब्जर्वेशन में देखा है। मैंने ऐसी ख़ानदान भी देखी है जहाँ बैठ के इस बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि बेटा जो है वो बहू की बहुत ज़्यादा बात मान रहा है, ये इसको शॉपिंग पे भी लेके जाता है, ये कोई काम है करने वाला, मैं आपको ये कोई इसके करने वाले आग काम है? लग जाती है। मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों को ये याद नहीं रहता कि उनका काम मुदब्बर होना है और तदब्बर से काम लेना है। बहुत से वालिदैन टॉक्सिक होते हैं, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में जहर बोल देते हैं और ये उनको पता भी नहीं होता कि किस तरह बेचारी ये हाउ कैन शी डील विद इट, क्या करें। अगेन वो आप मुश्किल सवाल कर देती है कि क्या करें। काश मैं उनको कह सकता कि फ़लाँ जनरल स्टोर से जाके ये चीज़ ख़रीद के लाएं और खाएं और आपका मसला हल हो जाएगा। असल बात यह है कि ये पढ़ी लिखी खातून है, मास्टर्स किया हुआ है, 16 साल ज़िंदगी के यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में गुजारे। ये अगर 1-2 महीने अपनी ज़ात पे ज़िंदगी का काम कर लें, ज़िंदगी क्या चीज़ होती है उसको अगर समझ लें, असर्टिवनेस को समझ लें, इंटरनेट पे जाएं, देखें कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाते हैं, कौन से मेंटल मैप्स हैं जो इनको ख़राब कर रहे हैं। इनके ज़हन में भी तो यही तस्वर है ना, वो जो पुराना शहजादियों वाला तस्वर था कि जिसमें कोई शहजादा आएगा और ये 7 शर्तें पेश करेंगी और वो सारी शर्तें मान के इनको ले नहीं वो या वो बैठी नहीं होते कि वो बैठे हुए जी। मुझे तो उस शहजादी पे हैरत होती है कि वो एक अज़दा महल में कैद है और वेट कर रही है अपने रेस्क्यूअर का कि वो आएगी तो वो उसको मारेगा तो उसको लेके जाएगा तो फिर जिंदगी हंसी खुशी। अब कहानियों में खूबसूरती ये है कि वो शहजादा आ जाता है और वो बचा के ले जाता है, पर ये जो जिंदगी है इसका ये इतनी इस तरह की खूबसूरती इसमें नहीं है। इसमें आपको अपने हाथ पांव खुद मारने पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि कुछ ना करना, जमूत तारी रखना अपने मसलों में, इसको क्राइसिस में बदल देता है। मैंने कल ही किसी साहब ने मुझे बताया कि ये मसला है, वो मसला है, या फला मसला है। ये इसी तरह शादी ब्याह के मामले में असर्टिव होना सीखें, अपने हस्बैंड के साथ क्रूशल कॉन्वर्सेशन करना सीखें, ये उनसे अपनी बात। ये पूरा प्रोजेक्ट है जो अपने सर पे ये लें कि ये मेरा मसला है। मैं बता रहा था कि कल मैंने किसी से ऐसे ही मसले पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपकी अब स्ट्रेटजी क्या है, क्या हिकमत अमली है आपकी। तो उन्होंने कहा कि होपफुली मामला बेहतर हो जाएंगे। मैंने कहा ये होप इज नॉट ए स्ट्रेटजी। होप अच्छी चीज है बट इट इज नॉट ए स्ट्रेटजी। मैं कल यही बात कर रही थी कि वी डोंट प्लान टू फेल, वी फेल टू प्लान। जी, हमें पता ही नहीं प्लान कितना जरूरी है। ये जो बेचारगी की कैफियत लड़कियां तारी कर लेती हैं, हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, कभी रोना, कभी बिलकना, कभी खुदकुशी की धमकियां देना। जिन लोगों के दिल में तरस होता है
वो ऐसी हरकतें अपनी बहुओं के साथ करते ही नहीं। हाँ। आपकी खुदकुशी जो है उनकी बला या से, आपके आंसू से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि खुदकुशी आप उनके घर में ना करें, आप कहीं दफान हो जाएं और फिर खुदकुशी करें। और बहुत वेल मीनिंग, बहुत पढ़े लिखे लोग जो है इखलाकी तौर पर इतने गिरे होते हैं कि अब आपको शर्म इसमें आती है। आपको करना ये पड़ेगा माय डियर कि आप हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं उनसे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। बुक्स ऐसी अवेलेबल हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प की, उनको स्टडी कर सकती हैं कि कैसे आपने अपनी शख्सियत में इतनी ताकत और इतना तवाज़ुन लेके आना है कि आप इन मुश्किल हालात में भी अपने मामलात को समझौता करना और दूसरे के साथ उसके ऊपर निगोशिएट करना जान सकें। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक ब्रेक और फिर आ रहे हैं वापस। खुश आमदेद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो हो रही होती है हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमें ज़िंदगी में जिनका सामना करना पड़ता है, उस हवाले से जो डॉक्टर साहब कितने मसले चल रहे हैं हर जगह। और अभी एक कॉल ड्रॉप हुई है रेहाना की। रेहाना आई विश मैं सुन सकती डियर, लेकिन और बात यही थी मियाँ बीवी का झगड़ा है कोई आपस में, मियाँ बीवी की। मैं एक यहाँ टिप देना चाहूँगा लड़की को और लड़की के वालिदैन को खुसूसन, कि जब शादी करते हैं तो लड़के वाले तकरीबन 200 लोगों को साथ लेके आते हैं, जिसका असल मकसद ये होता है कि देखिए पहले हमने आपसे रिश्ता मांगा, अब हम लड़की को लेने आ रहे हैं, तो ये 200 लोगों का असर और रसूख हम आप पे डाल रहे हैं कि आप ये लड़की हमारे हवाले कर दें, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसको अच्छे तरीके से रखेंगे, ये जो मता आप हमें दे रहे हैं हम इसे निखार के साथ रखेंगे। तो उस वक्त जब जो लड़के वालों के साथ आते हैं तो लड़की वालों को चाहिए कि उन लोगों में से कुछ लोगों को स्पॉट कर लें और लिस्ट बना लें उनसे, जो शादी की रस्मों में आ रहे होते हैं, तकरीबात में आ रहे होते हैं, तो वो कोई 8-10 लोग आप स्पॉट कर लें जो लड़के वालों पे असर रसूख रखते हुए नजर आते हैं। अच्छा। यानी जिनका इन्फ्लुएंस नजर आता है लड़के वालों, जिनके सामने लड़के वाले झुके। जैसे इसमें एक मैं जानती हूँ, एक बड़ा इफेक्टिव होता है, वो है अगर उनकी अपनी लड़की है ना, उनका दामाद ससुराल अगर है ना, अगर उसकी नंद है और नंद की शादी हुई है, उनका हस्बैंड और उनका आगे ससुराल, अगर आप उनके साथ कांटेक्ट अच्छे रखें और उनको ये पता हो कि जी आपके साथ कोई इस तरह का, तो वो उस बारे में बड़े अपने रिश्तों में बड़े अलर्ट होते हैं कि हमारे दामाद को ना पता चले कि हम कुछ ऐसा करें। शादी से पहले जो अपने इन लॉज हैं, उनके जो समधी है, जो उनके बहन भाइयों के ससुराल वाले हैं, उनसे मिलना ज़रूरी है। शादी के मौके पे उन लोगों से राहो रस्म बनाना, शादी के बाद उन लोगों से मिलना। फिर कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है शादी में ज़रा अपना रौब दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा आदमी, ये दानिश्वर, ये सेलिब्रिटी, ये वज़ीर जो है ये भी हमारी शादी में शिरकत करने आया है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो लोग शादी में जिनको स्टेज पे बिठाया जाता है, ख़ास तौर पर जिनके साथ वो ग्रुप फ़ोटोज़ उतरती हैं, तो उनके साथ राहो रस्म रखना चाहिए। और जब लोग शादियों में शिरकत करते हैं तो उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि वो महज खाना खाने या एक तकरीब में खुशी मनाने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक लड़की की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा अपने कंधों पे उठा के ला रहे हैं। बिल्कुल सही। और जो शादी में शिरकत करते हैं, शिरकत करने से पहले उन्हें गौर करना चाहिए कि जिन लोगों की शादी में वो शिरकत कर रहे हैं क्या कल को वो लड़की को तंग तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि अगर वो लड़की को तंग करे तो वो बीच में आए, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना क्राउड इकट्ठा करने की। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे वो डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ प्री मेडिकल, तो एसएससी मैंने कर लिया, काफी अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो बेस्ट डिबेटर भी हूँ। लेकिन सर रात को ये होता है मेरे साथ कि ना रात को ना अगर अनकॉन्शियस होती हूँ मैं, ऐसा होता है कि ना अगर मक्खी या मच्छर भी बैठ जाए ना, साथ से कोई गुजर जाए ना, तो मेरी नींद वो खुल जाती है, आँख खुल जाती है। सही। और मसला ये होता है कि फिर उसके बाद ना अगर मैं करवट भी बदलती हूँ ना तो तब भी मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा, एक और मसला, कितनी टेंशन है आपको डॉक्टर बनने की? जी, तो डॉक्टर बनने की कितनी टेंशन है? टेंशन तो आपको सही बताना, कितना सर पे सवार है आपके कि हाय डॉक्टर ना बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आप इंशाल्लाह वो तो मैंने बनना ही है, वो बनना ही बनना ना। ठीक है इंशाल्लाह। और क्या क्या एंजाइटीज पाली हुई हैं, और भी कोई फिक्र गम कोई जान को लाहक है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वैसा कोई गम कोई टेंशन भी नहीं है। सही। अच्छा, फ्रेंडली माहौल है, वालिद मेरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और क्या दूसरा मसला क्या बता रही थी आप? मैम मैं ये बता रही थी कि फिर उसके बाद ये होता है कि दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो जाती है बाज़ औक़ात,
और थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा कांपने लग जाता है जब कोई टेंशन या गुस्सा आने लगता है। मेरे साथ ये होता है और बात नहीं कर पाती। हालांकि मैं बहुत बेस्ट डिबेटर हूँ और मुझे काफी अच्छे प्राइज भी मिल चुके हैं मुझे। तो लेकिन आपसे अपनी एंगर मैनेजमेंट नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना एक और चीज है, एंगर मैनेजमेंट होना एक और चीज है। अब तो डॉक्टर साहब मुझे भी पता चल गया आप साथ में। यही वो जबरदस्त दिमाग है जिनको हिफाजत की जरूरत होती है। जितना वो कॉन्फिडेंट है कि वो मेडिकल कॉलेज में चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि उनके 950 या पौने 1000 नंबर आ चुके हैं। प्री मेडिकल में वो पास कर चुकी हैं, मेडिकल कॉलेज में जा चुकी हैं, एंट्री टेस्ट भी वो अपना पास करेंगी। तो ऐसे लोग जो आजकल मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा ज़हीन और मेहनती भी होते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ऊंचे आ रहे होते हैं। नींद के बारे में वो बता रही हैं कि उनकी इतनी कच्ची नींद है कि एक मक्खी मच्छर भी करीब से गुजर जाए तो उनकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी नींद के लिए एक अजीबोगरीब ज़रूरत होती है कि उनको खामोशी की ज़रूरत नहीं होती, उनको थोड़े बहुत शोर की ज़रूरत होती है। वो खिड़कियाँ बंद करके पर्दे आगे ना करें, रात सोने से पहले पर्दों को पीछे करके खिड़की खोल दें अगर मौसम इजाज़त देता हो, या अगर सोने से पहले कुछ शोर मौजूद हो तो वो उसको हटाई ना। शोर में थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस में सोने की आदत डालें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें, उससे भी दिल की धड़कन तेज़ होती है। और चाय कॉफ़ी पी के रात को खुसूसन शाम 5 बजे के बाद चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ये 5 बजे के बाद का ड्रिंक है ही नहीं, बिल्कुल सही। ये मॉर्निंग ड्रिंक है और दिन में 1-2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। जितना आसानी से पढ़ा जाए उतना पढ़ना चाहिए। लेकिन वालिदैन खुद पुश करते, कहते बेटा एक दफ़ा तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, फिर देखना क्या होता है। जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो एनाटमी फिजियोलॉजी के टीचर आते हैं, डांट डपट करते हैं। एक कोई 8-9 किलो की किताब है ग्रेज एनाटमी, वो उठाए कमज़ोर लड़कियां फिर रही होती हैं। तो फिर वो वालिदैन के पास जाके थोड़ा रोती हैं, या लड़के हो तो रोते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा एक दफ़ा तुम ये पहले 2 साल मेडिकल कॉलेज के गुजार लो, फिर देखो क्या होता है। अच्छा, होता कुछ भी नहीं, फिर क्लिनिकल साइड पे आ जाते हैं जहाँ डांट डपट और भी तेज़ हो जाए, बल्कि बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है। और फिर वो वालिदैन के पास जाके रोते हैं, तो वालिदैन कहते हैं फिर एक दफ़ा तुम डॉक्टर बन जाओ, फिर देखो क्या होता है। डॉक्टर बनने के बाद एक ऑनररी हाउस जॉब मिलता है। मैंने एक और भी मुझे इसमें जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ, ये जब भी कोई चीज़ हमने अपने आसाब के ऊपर तारी की हो ना, भले वो कामयाबी का शौक हो, जुनून हो, लगन हो, अगर वो लॉन्गर टाइम पीरियड पे हो तो फिर उससे हमें इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अनकॉन्शियसली हम उस पे 17-18 साल की एजुकेशन हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ लाइफ एजुकेशन हासिल करना, लाइफ स्ट्रेटजी सीखना, मैं समझता हूँ कि एक वो मुआशरती अलूम एक सब्जेक्ट होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। मुतालिया पाकिस्तान हो गया अब वो। अच्छा, उसका नाम मुतालिया पाकिस्तान, एक्चुअली वो मुतालिया इंसान होना चाहिए। जो 6ठी-7वीं जमात के बाद थोड़ी थोड़ी बातें, और फिर मैट्रिक या FSC में जाते जाते टीन एज में जब दाखिल हो तो कैसे ज़िंदगी का साथी चुनते हैं, अपने अंदर वो क्या खूबियाँ पैदा करते हैं। खुसूसन जो लड़की रोटी भी खुद कमा के नहीं खा सकती, रोटी के लिए भी जो परेशान है, तो उस लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा, वो कैसे निगोशिएट करेगी लाइफ इवेंट्स को। और मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी इंसान की शान के खिलाफ है कि वो इस दुनिया में आए और कोई मार्का या कोई अच्छा काम ना करे, वो अपनी ज़िंदगी को ना बनाए। सबसे पहला मार्का है कि अपनी ज़िंदगी को बनाए, तहम्मुल हासिल करे, एंगर से बचे, स्ट्रेस से बचे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप साथ रहे। पीछे कोई 4 दिनों से मुझे मैसेज आ रहा है, सना कैसी हो? तो पता नहीं किसको मैसेज वो करते हैं, इस नंबर का फायदा उठाते हैं। किसको ये मैसेज नहीं आगे आज वही ना, हाँ जी, लेकिन आज मुझे उससे लग रहा है मुझे आप खुश रहने की टिप्स बताएं। तो अगर ये आप मुझसे पूछ रहे हैं तो पहले तो आप ये क्लियर कर लें। एनीवे, थैंक यू सो मच डॉक्टर।